बैम्बू एक ऐसा पौधा है जिसका हर एक हिस्सा किसी न किसी तरीके से यूज किया जा सकता है। बैम्बू की छाल से छत बन सकती है, बैम्बू के तने से नेचुरल पाइप, इसके रूट्स मेडिसिन जैसे यूज किए जा सकते हैं और बैम्बू लीव्स पैकेजिंग और बर्तन बनाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन बैम्बू का एक ऐसा हिस्सा है जिसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है, लेकिन यही छोटा सा बैम्बू का हिस्सा एक बार भारत की पूरी स्टेट अलग करवा चुका है। अगले कुछ मिनट्स में अपन इंडियन हिस्ट्री के थोड़े दर्दनाक लेकिन सबसे अनोखे इत्तेफाक के बारे में बात करेंगे। ये है बैम्बू ट्री का फ्रूट। अब बैम्बू एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे के अंदर 3 फीट से भी ज्यादा ऊंचा उग सकता है, लेकिन इसका फ्रूट 40, 50 और कभी कभी 100 साल तक भी नहीं निकलता। कुछ बैम्बू ट्रीज तो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार फ्रूट देते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, तो लोग इसको सेलिब्रेट करते होंगे। आप लोग थोड़े से सही हो, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम डिस्ट्रक्शन। नॉर्थ ईस्ट के लोग मानते हैं जब बैम्बू ट्रीज पे फ्रूट उगते हैं इसका मतलब अकाल आने वाला है और पूरा इलाका भूखमरी का शिकार हो जाएगा। इस सिनेरियो को नॉर्थ ईस्ट के लोग मौतम बोलते हैं। ये मातम वर्ड से कितना सिमिलर है ना। आप लोग मातम तो समझते ही होंगे, किसी की मौत की बात की मायूसी। अब जब बैम्बू ट्री फ्रूट देता तो एक बैम्बू ट्री अकेला फ्रूट नहीं देता, उस इलाके पे जितने भी बैम्बू ट्री आजू बाजू होते हैं सारे अचानक से एक साथ फ्रूट देने लगते हैं। भले ही पेड़ किलोमीटर दूरी पे होंगे लेकिन उनमें फ्रूट एक साथ आ जाएंगे। अब ऐसा होता क्यों है किसी को नहीं पता, बट बैम्बू ट्रीज के फ्रूट को खाने के लिए अचानक से कई सारे चूहे आ जाते हैं और तेजी से पनपने लगते हैं। इस कारण से बैम्बू फ्रूट के साथ साथ चूहे आजू बाजू की फसलें भी खाकर तहस नहस कर देते हैं और अकाल पड़ जाता है और मौसम शुरू हो जाती है। अब 1958 में लुशाई हिल्स जो उस टाइम पे आसाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था, वह एक साथ कई सारे बैम्बू ट्रीज पर फ्रूट दिखना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही नॉर्थ ईस्ट के लोग बैम्बू ट्रीज पे फ्रूट्स को नोटिस करते हैं, वो लोग गवर्नमेंट को नोटिफाई कर देते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, अकाल आ सकता है। पर उस टाइम में सेंटर की जवाहरलाल नेहरू सरकार मौसम को सिर्फ एक अफवाह मान के टाल देती है और उस टाइम पे लुशाई हिल्स की 1.5 लाख की इमरजेंसी आस्क को डिनाई कर दिया जाता है। लेकिन अगले ही साल 1959 में पूरे लुशाई हिल्स में चूहे बैम्बू फ्रूट के साथ साथ राइस एंड अदर क्रॉप फील्ड्स को खाकर तहस नहस कर देते हैं और पूरे इलाके में भूखमरी फैल जाती है, यानी मौसम शुरू हो जाता है। इस फेमाइन को टैकल करने के लिए मिजो पॉलिटिशियंस और एक्टिविस्ट एक ग्रुप बनाते हैं, MNFF, मिजोरम नेशनल फेमाइन फ्रंट। अब नाम से आप लोग समझ ही गए होंगे, इस ग्रुप का काम था उस टाइम पे मिजोरम में फेमाइन को टैकल करना। आसाम में मिजो लोग फेमाइन से जूझ रहे होते हैं, पर सेंटर से मिजो लोग जितनी मदद एक्सपेक्ट करते उतनी मदद नहीं मिलती और इस पॉइंट से पॉलिटिकल टसल शुरू हो जाती है। अब अगले ही साल 1960 में सरकार अपने उल्टे पैर पे कुल्हाड़ी मारती है। 1960 में एसएमईज को आसाम की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिस कारण से लुशाई हिल्स के मिजो लोग जो आसाम में रहते हैं डिस्क्रिमिनेटेड फील करने लगते हैं और कहीं ना कहीं लोकल सरकार के भी खिलाफ हो जाते हैं। आपको वापस याद दिला दूं, उस टाइम पे लुशाई हिल्स मिजोरम आसाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया करता था। अब मिजो लोग अपने राइट्स और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए MNFF को बना देते MNF, मिजोरम नेशनल फेमाइन फ्रंट बन जाता है मिजोरम नेशनल फ्रंट, यानी कि एक एक्टिविस्ट ग्रुप अब एक रिबेल ग्रुप बन जाता है और इसको लीड करता है लालडीगा। लालडीगा अपने साथ साथ और कई सारे लोकल एक्टिविस्ट लोगों को जोड़ लेता है और MNF और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब MNF ने रेबेल तो खड़ा कर दिया, पर इसको फंड कैसे करे, और यहाँ मदद देते भारत के दुश्मन चीन और ईस्ट पाकिस्तान। इन दोनों कंट्रीज की बॉर्डर से कई सारे वेपन्स और पैसे MNF को सप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। ऊपर से कई सारे लोग म्यांमार से मिजोरम में इमिग्रेट कर जाते हैं रेबेल ग्रुप का पार्ट बनने के लिए। पर फाइनल नेल इन दी कॉफिन आती ईयर 1964 में। ईयर 1964 में सेकेंड एसएमईज राइफल रेजिमेंट को सरकार खारिज कर देती है, यानी कि एसआईएफ के कई सारे ट्रेन सोल्जर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब आप लोग खुद सोचो, ट्रेन अनएम्प्लॉयड आर्मी ऑफिशियल जो खुन्नत से भरे वो क्या कर सकते हैं, एक रेबेल ग्रुप को ज्वाइन, और वो ऐसा ही करते हैं। करीबन 1000 से भी ज्यादा इंडियन आर्मी के एक्स ऑफिसर्स MNF को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि MNF के पास वेपन्स तो थे ही, पर अब उनके पास आ जाते हैं ट्रेन सोल्जर्स और यहाँ से मिजोरम का देश चलने लगता है। मार्च 1, 1966, ऑपरेशन जेरिको। MNF मिजोरम की मेजर सिटीज जैसे ऐजवाल, लुंगलेई, चंपाल पे कोऑर्डिनेटेड अटैक करता है और ये कोऑर्डिनेटेड अटैक दबे पाव रात के 10:30 बजे किया जाता है और इन स्टेट्स में रह रहे जितने भी पुलिस और BSF के जवान होते हैं उन्हें MNF शांत कर देती है।
और देखते देखते कुछ ही घंटों में रात के साये के अंदर इस सिटीज पे अपना कब्जा जमा लेती है। एमएनएफ इन सिटीज की सारी कम्युनिकेशन लाइंस को डिस्ट्रॉय कर देती है, लोकल लोगों को हॉस्टेज बना देती है, सारे जवानों को मार देती है। कम्युनिकेशन लाइंस को सबसे पहले इसलिए डिस्ट्रॉय किया जाता है जैसे इंडिया से कोई भी कम्युनिकेशन ये सिटीज नहीं बना पाए। और 1 मार्च वाले ही दिन लाल डींगा के लीडरशिप के अंडर एमएनएफ मिजोरम को एक सेपरेट कंट्री डिक्लेयर कर देता है। अब उस टाइम पे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था सर मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड शी वाज अ रेडिकल लीडर। और वो एक रेडिकल अप्रोच लेती है मिजोरम से एमएनएफ के लोगों को हटाने के लिए। इंदिरा गांधी सरकार 10,000 से भी ज्यादा मिलिट्री पर्सनल को मिजोरम में उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमएनएफ की हैवी फायरिंग के कारण जवानों को इंडियन आर्मी ऐजवाल में लैंड नहीं करा पाती। तो फिर इंदिरा गांधी सरकार ऐजवाल जैसी सिटीज पे एयर बॉम्बिंग का ऑर्डर दे देती है और सिर्फ 1 दिन में पूरा ऐजवाल तबाह हो जाता है। अब जब अपने लोगों पर बॉम्बिंग करने का आरोप पार्लियामेंट में उठता है तो इंदिरा गांधी सरकार रिप्लाई करती है कि ये बॉम्ब्स नहीं सप्लाईज थे जो हम लोगों ने मिजोरम के लोगों के लिए ड्रॉप किए थे ऐजवाल में। लेकिन यहाँ पे पीएम का झूठ पकड़ा जाता है क्योंकि कई सारे अनडेटोनेटेड बॉम्ब्स को मिजो सरकार पार्लियामेंट के सामने रख देती है। अब 1964 से लेकर 72 तक एमएनएफ और इंडियन आर्मी पर्सनल के बीच में टसल चलती रहती है और ईस्ट पाकिस्तान बहुत जोर शोर से एमएनएफ को सपोर्ट करता है। लेकिन 1972 में इंडिया ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करवा देती है, जिस कारण से ईस्ट पाकिस्तान से एमएनएफ को आने वाला सपोर्ट बंद हो जाता है और यहाँ से एमएनएफ वीक होना शुरू हो जाती है। ऊपर से लाल डींगा एमएनएफ का लीडर जो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान में छुपा हुआ था, वो भागकर लंदन चला जाता है और लंदन से एमएनएफ को ऑपरेट करने की कोशिश करता है। पर लाल डींगा की पकड़ लंदन से ढीली पड़ने लगती है और 1972 में इंडिया मिजोरम को यूनियन टेरिटरी का टाइटल दे देती है। अब मिजोरम यूनियन टेरिटरी जरूर बनती है पर पूरी तरीके से इंडिया का पार्ट नहीं बनती। तो पूरी तरीके से मिजोरम को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए इंदिरा गांधी सरकार और लाल डींगा के बीच में नेगोशिएशन चलते रहते हैं। पर जब इन टर्म्स का डिस्कशन चल ही रहा होता है उसी बीच में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन करवा दिया जाता है और फिर पावर में आते हैं राजीव गांधी। अब राजीव गांधी लाल डींगा के साथ टर्म्स पे आ जाते हैं मिजोरम को इंडिया का पूरा हिस्सा बनाने के लिए। लाल डींगा की कई शर्तों में से एक शर्त होती है उसे आजाद मिजोरम का पहला चीफ मिनिस्टर बनना है और ऐसा ही होता है। 25 जुलाई 1986 को 700 से भी ज्यादा एमएनएफ के पर्सनल अपने वेपन्स को सरेंडर कर देते हैं और अगले ही साल 20 फरवरी 1987 में मिजोरम इंडिया की 23rd स्टेट बन जाती है ऑफिशियली और उसका पहला सीएम बनता है लाल डींगा।